हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की नॉर्मल करंट अफेयर, जिसमें कि हम अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है चुनावों के बारे में, उनके परिणामों के बारे में, राजस्थान परिदृश्य से, राष्ट्रीय परिदृश्य से कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इवन राजस्थान परिदृश्य तो इतनी डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जिन लोगों के पास करंट अफेयर जो आपकी ये जो मोमल मैगज़ीन है वो नहीं पहुंच पाती है, या फिर जो है उनको लेट तक मिलती है, उन लोगों तक पहुंचाना है इसको। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मई 2024 को जारी की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 159वां स्थान है। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये जो 2-3 इंडेक्स है, प्रेस वाली, आपकी हैप्पीनेस वाली और एक पासपोर्ट वाली, ये ऐसी इंडेक्स है जो पूछी जाती है। कन्फर्म है कि इनमें से एक ना एक इंडेक्स आपसे पूछी ही जाती है, तो याद कर लेना। आपकी जो ये प्रेस जारी करती है, ये इंडेक्स जो जारी करता है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें जो है भारत 159वें स्थान पर है 180 देशों में से। ठीक है, पाकिस्तान 152वें स्थान पर है, इसमें नंबर 1 पे है नॉर्वे, और भारत का स्थान 159वां स्थान है। तो इसमें नॉर्वे याद करना है और भारत की रैंकिंग याद करनी है कि कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में किस देश की सदस्यता संबंधी प्रस्ताव पर भारत ने यूएन में पूर्ण सदस्यता के पक्ष में मत दिया है? तो फिलिस्तीन के पक्ष में मत दिया है। अब फिलिस्तीन भी जो है यूएन का सदस्य बन जाएगा। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त अरब अमीरात ने यह प्रस्ताव पेश किया था और 143 देशों ने मतदान किया है पक्ष में, और विपक्ष में 9 देशों ने जो है विरोध में मतदान किया है, जबकि 25 देशों ने मतदान में भागीदारी ही नहीं ली। फिलहाल जो है संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की जो स्थिति है वो एक केवल प्रेषक देश के रूप में होगी। भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को जो है मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनयिक जो 23 मई 2024 को यूएन में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल बने हैं, कमल किशोर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्पेन बना है, और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। और भारत में भी कहाँ स्थित है? ये गुरुग्राम में स्थित है। वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी किसने दी है? तो यूरोपीय संघ ने दी है। और दुनिया में ये एआई के लिए जो कानून आया है वो पहला कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो टू लेम को चुना गया है। टू लेम वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और ये जो आपकी वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली है 2026 तक जो है कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। वियतनाम जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से 30 मई 2024 को 46वें अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM 46 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है। आपका जो अंटार्कटिका है वहाँ पर भारत ने भी रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं। जो अंटार्कटिका है उसके नाजुक इकोसिस्टम की सुरक्षा और क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। ये ACTM 46 और कमिटी फॉर एनवायरनमेंट प्रोजेक्शन की 26वीं बैठक है, जिसका आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया है। और अंटार्कटिका जो संधि है 1961 में लागू की गई थी। वर्तमान में इसके 56 सदस्य देश हैं। 1983 में भारत इसका सदस्य बनता है
2022 में अंटार्कटिका अधिनियम लागू किया गया। 1983 में भारत ने जो है दक्षिण गंगोत्री पहला रिसर्च जो स्टेशन है वो स्थापित किया था। वहाँ पर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत ये एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय गोवा में है। ठीक है, याद कर लेना इसके बारे में। नेक्स्ट है कि 7 मई 2024 को व्लादिमीर पुतिन जो है 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। और रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं, ये रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और रूस की जो उच्च सदन है उसको फेडरल काउंसिल कहा जाता है, निम्न सदन को स्टेट ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ईरान के राष्ट्रपति जिनका 20 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में भारत के बढ़ते कदम। 7वें बंदरगाह जो कि कहाँ पर है? म्यांमार में। देखिए ये जो ऐसी चीज़ें आती है ना तो आपको हो सकता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लें, नहीं तो जो है आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। बट ज्योग्राफी लगती होगी आपके, वहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर जो है इंडिया के भाई आसपास में कौन कौन से बंदरगाह है उस हिसाब से पूछा जा सकता है, या करंट अफेयर के हिसाब से तो पूछा ही जा सकता है। तो 7वें बंदरगाह जो कि म्यांमार में है, मार्च 2024 में भारत ने म्यांमार के 7वें बंदरगाह का पूर्ण संचालन अपने हाथों में ले लिया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, तो ये कंपनी भी याद रखनी है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। भारत और जापान अंडर सी केबल, अब ये क्या है? क्वाड के सदस्यों के रूप में भारत और जापान हिंद महासागर में सक्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से अंडर सी केबल बिछाने के लिए मंथन कर रहे हैं। बाटन बंदरगाह ये फिलीपींस में है। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भारत के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटर्स अडानी पोर्ट ने फिलीपींस के बाटन बंदरगाह को 25 साल के लिए लीज पर लेने का प्रस्ताव दिया है, जिसका फिलीपींस सरकार ने स्वागत किया है। और भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को निर्यात की है। याद रखना 7वें बंदरगाह म्यांमार में, बाटन बंदरगाह फिलीपींस में है। यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा जो है यहाँ इस बंदरगाह को लीज पर लिया जा रहा है। और आपका जो 7वें बंदरगाह है उसका संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ये पूछे जाते हैं, याद कर लिया करो। मैगज़ीन का यही मतलब होता है कि क्वेश्चंस आपके कहीं से भी आए, मैगज़ीन से बाहर नहीं जाएंगे। इवन 90% तक तो क्वेश्चन आपको मैगज़ीन में से मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी 10% की टेंशन ना लो आप, क्योंकि वो किसी को नहीं आते। क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मुक्त हिंद प्रशांत के विचार को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है कि ईरान के किस बंदरगाह को 10 साल के अनुबंध के द्वारा पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास आ गया है? चाबहार बंदरगाह। अच्छा, ये है कहाँ पर? चाबहार बंदरगाह जो है आपके ओमान की खाड़ी में ईरान के मध्य पूर्वी तट पर स्थित है। चाबहार बंदरगाह, ठीक है, कहाँ है? ओमान की खाड़ी में। कहाँ है? ओमान की खाड़ी में पूछा जाता है। जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ना ये चर्चा में, जितने भी स्थल या जितने भी यूँ मान लीजिए खाड़ी वगैरह जो भी दिख रहे हैं, बंदरगाह वगैरह जो भी दिख रहे हैं, पूछे जाते हैं। आप 2021 का आरएस का पेपर उठा के देखना और उस टाइम की करंट अफेयर उठा के देखना। जो मूमल मैगज़ीन में करंट अफेयर दी गई थी, एक रेड सी करके ऐसे कुछ था और वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम, और वो भी जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा था उन्होंने। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ये अनुबंध इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट एंड मेमोरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच जो है हुआ है। चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है। इसके अलावा भारत और ईरान ने 700 किलोमीटर लंबी चाबहार जादेहान रेलवे लाइन का निर्माण भी इसमें शामिल किया है, जिस पर जो है 2016 में समझौता हुआ था। अडानी समूह इसराइल में हाइफा बंदरगाह का संचालन करता है। और ये बंदरगाह बनने से लाभ क्या होगा कि जो भारत है, और भारत जो है रूस तक पहुंचने का जो रास्ता है ईरान से होकर के जाएगा, तो वो रास्ता अब जो है साफ हो गया है। नेक्स्ट है कि इसोप्स इंडिया बस हैप्पीनेस सर्वे। इसोप्स इंडिया बस हैप्पीनेस सर्वे, इसमें जो है इस सर्वे के मुताबिक 76% भारतीय जो है खुश होने का दावा करते हैं
अब बाकी पता नहीं खुश हैं कि नहीं है, बट दावा ज़रूर करते हैं। सिंगापुर पहले नंबर पर है, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि मिस्र का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्देल फल अल सीसी को। मिस्र का राष्ट्रपति चुना गया अब्देल फल अल सीसी को चुना गया है, फतह अल सीसी को। और आपका जो मिस्र है उत्तर में भूमध्य सागर है, इसके पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल आ जाता है, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया और दक्षिण में सूडान आता है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? सिंगापुर। और उनका जो स्थान है वहाँ की उप प्रधानमंत्री डिप्टी लॉरेंस वोंग लेंगे। और है कौन, छोड़ने वाले कौन हैं? तो ली सीन लुंग जो है ये छोड़ने वाले हैं, तो इनका नाम भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि ली सीन लुंग, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो अपना पद छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं या की है जिन्होंने, वो कौन है? तो ली सीन लुंग नाम पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट है कि विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को 2019 के बाद ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ है। थीम याद रखना, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियंस वी वांट। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो नेपाल कर रहा है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत अपनी सेना पर खर्च करने के मामले में चौथे स्थान पर है। और आपकी जो ये रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर दूसरे स्थान पर चीन खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजनयिक गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल 2024 का यूएन रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है। तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि हिंदी रेडियो प्रसारण किस देश ने शुरू किया है? तो कुवैत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2024 को भारत ने पहली बार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? तो फिलीपींस को। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्रह्मोस को पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश होगा। नेक्स्ट है एशिया बना दुनिया का डिजास्टर कैपिटल। कैसे हैं, बात करते हैं। सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक एशिया मौसम, जलवायु और पानी संबंधी खतरों से दुनिया में सबसे अधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें से एक है। और भारत में जो है वर्ष 2023 में अप्रैल में और जून महीने में गर्मी की लहर के कारण लू से लगभग 110 लोगों की मौत हो गई है। यूएन एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से एक रिपोर्ट जारी की जाती है के अनुसार बाढ़ और तूफान के कारण एशिया में लगभग 2000 मौतें हुई हैं और आर्थिक नुकसान भी हुआ है। एशिया को दुनिया के डिजास्टर कैपिटल के रूप में संबोधित किया गया है। ये रिपोर्ट का कहना है कि एशिया में 90 लाख लोग विपरीत मौसम परिस्थितियों से प्रभावित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंटार्कटिका का माउंट एरेबस ज्वालामुखी। और ये क्यों चर्चा में है? तो ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस है। गैसों के साथ ये सोना भी उगल रहा है। ठीक है, प्रतिदिन 80 ग्राम सोना जो है इसके द्वारा उगला जाता है, मतलब निकाला जाता है। रोज द्वीप पर स्थित इस ज्वालामुखी से सोने का उत्सर्जन पिछले अनुमानों के अकॉर्डिंग 1991 में अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने उल्लेख किया था। न्यू मैक्सिको की इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के फिलिप काइल ने बताया है कि सोने के ये कण ज्वालामुखी चट्टान से उत्पन्न हुए हों। ठीक है, और इसमें जो आपका माउंट एरेबस है वो गर्म गैस और लावा भी उत्सर्जित करता है, साथ ही सोना भी उत्सर्जित कर रहा है। और ये जो आपके सोने के धूल के कण जो आ रहे हैं उनको गोल्ड डस्ट कह रहे हैं। और करीब करीब $6000 मूल्य की ये गोल्ड जो है प्रतिदिन जारी कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, जारी मतलब उत्सर्जित कर रहे हैं।
11 अप्रैल 2024 को ऑक्सफोर्ड और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी कैनबरा के द्वारा पहली बार जारी की गई वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान? तो 10वें स्थान पर है भारत। रूस पहले स्थान पे है, बस यही याद करना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा अप्रैल 2024 में जारी की गई विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के आधार पर भारत की आबादी कितनी आंकी गई है? 1.44 अरब। 1.44 अरब। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है 1.44 अरब जनसंख्या के साथ। बताओ इतनी जनसंख्या। और यहाँ पर जो है चीन दूसरे स्थान पर है 1.4 यानी 1.42 अरब जनसंख्या के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। भाई 2011 की जनगणना में 121 करोड़ दर्ज की गई थी, जो आज कितनी है? 1.44 अरब। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो कि 341.8 मिलियन जिसकी जनसंख्या है। भारत में आबादी का जो है आयु वर्ग के अनुसार भी प्रतिशत दिया गया है। 0 से 14 वर्ष की आयु 24%, 10 साल से 19 साल के 17% और 10 से 24 के 26 और 15 से 64 वर्ष की आयु के 68% और 65 से अधिक आयु वाले 7% है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो पुरुष 71 वर्ष जीते हैं, महिलाएं थोड़ा ज़्यादा 3 साल ज़्यादा 74 वर्ष। भारत में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 2.0 मातृ जो दर है वैश्विक दर का 8% है। और 2006 से लेकर के 2023 तक बाल विवाह का जो प्रतिशत है वो 23% है। नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के किस बंदरगाह पर पूर्ण संचालन का अधिकार भारत को मिल गया है? तो सितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है इसका नियंत्रण कर रहा है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 22 अप्रैल 2024 को जारी किया गया एशिया में वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक एशिया में वार्षिक औसत सही तापमान 1991 से 2020 के दौरान औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, तो 0.91 सेल्सियस। नेक्स्ट है कि मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम। 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार मेक्सिको की कोई महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। लैंसेट की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया भर में 1.6 साल घटी जीवन प्रत्याशा। कोविड-19 के बाद जो है लोगों की जो जीने की प्रत्याशा है वो 1.6 साल में कमी आई है। नेक्स्ट इसमें कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र को जो है AEO जो है उसका दर्जा दिया गया है। AEO मतलब ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, और ये किसे दिया है? तो भारत सरकार ने रत्न आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन या ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा दिया है। अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त मानक होता है जिसकी वजह से सीमा शुल्क में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो याद कर लेना आपका AEO ये क्या है, इसका क्या लाभ है, वो सारी चीज़ें याद कर लेना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है ये। बट आपकी जो थीम है ना पूछी जाती है। स्टार लगा लेना, 2 स्टार 3 स्टार मन आए जितना लगा लेना। इसकी थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आज हमने कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को डिस्कस कर लिया है। आगे हम स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।